हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वेट बाय का ज्ञान। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम प्रीवियस ईयर के पेपर्स जो है सॉल्व कर रहे हैं, तो इस वीडियो में हम जो है सब्जेक्टिव पोर्शन जो है 2019 जो फार्मेकोलॉजी का है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो वी विल स्टार्ट विद द definitions of the paper. So first is, what was the contribution of Colonel Sri Ramnath Chopra in the field of pharmacology? तो जो फार्मेकोलॉजी के जो फादर हैं, ठीक है, इंडियन फादर हैं, ठीक है, वो रामनाथ चोपड़ा के बारे में जो है आपको बताना है कि क्या उसका कंट्रीब्यूशन रहा है उनका। तो ही वाज अ पायनियर इन द फील्ड ऑफ एक्सपेरिमेंटल फार्मेकोलॉजी ऑफ इंडिजिनस ड्रग्स ऑफ इंडिया। ही लेड द फाउंडेशन ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑन इंडियन इंडिजिनस ड्रग्स। ही अक्लेम्ड एज फादर ऑफ इंडियन फार्मेकोलॉजी। ठीक है, तो आप इस फ्रेम में जो है आप उनका जो है लिख सकते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन। एज अ डेफिनेशन आपके लिए ये मोर देन सफिशिएंट है। फिर हम बात करें वो डिफाइन फार्मेकोविजिलेंस। तो ये जो है इसे हम ड्रग सेफ्टी भी बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ड्रग सेफ्टी। इट इज़ द फार्मास्यूटिकल साइंस रिलेटिंग टू द कलेक्शन, डिटेक्शन, असेसमेंट, मॉनिटरिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ एडवर्स इफेक्ट्स विद फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये फार्मेकोविजिलेंस जो है इसका आपको ये डिफाइन लिखनी है। फिर बात करें वाई ड्रग डोजेज आर यूजुअली स्मॉलर इन यंग एनिमल्स दैन एडल्ट वंस। के जो यंग एनिमल्स है उसमें डोज जो होती है वो कम क्यों होती है? बिकॉज young animals are more susceptible to the drug than adult ones. The absorption, distribution, metabolism और excretion in young animals are greatly differ from the adult ones. इसलिए जो है उसके अंदर कम होती है। ठीक है, अब बात करें दो आपको मेजर डिसएडवांटेज लिखना है आईवी रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के। ठीक है, तो इट इज़ द मोस्ट डेंजरस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बिकॉज इट bypass the most of the body's defense, exposing the vital organs to high concentration of drug. Overdose can lead to immediate toxicity. तो ये सबसे डेंजरस रूट माना गया है कि वो डायरेक्टली आप किसमें इंट्रोड्यूस कर रहे हो, ब्लड के अंदर जो है डायरेक्टली आप ड्रग को इंट्रोड्यूस कर रहे हो। तो ये अगर थोड़ी सी भी ओवरडोज हो गई तो इसकी टॉक्सिसिटी हो सकती है। पुअर इंजेक्शन टेक्निक और एयर एम्बोलिज्म में पुट लाइफ ऑफ एनिमल इन डेंजर। ठीक है, पुअर इंजेक्शन हो गया टेक्निक या फिर आपने एम्बोलिज्म क्रिएट कर दिया तो वो एनिमल की डेथ भी हो सकती है। अब बात करें डिफाइन ड्रग पोटेंशिएशन एंड गिव वन एग्जांपल। सो ड्रग पोटेंशिएशन क्या होता है? व्हेन वन ड्रग हैविंग नो इफेक्ट ऑफ इट्स ओन इंक्रीजेज द फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ अनदर ड्रग, द इंटरेक्शन इज कॉल्ड पोटेंशिएशन। यानी एक ड्रग है उसका कोई भी जो है फार्माकोलॉजिकल जो है इफेक्ट इतना नहीं है, ठीक है, पर वो दूसरी ड्रग को जो है ना बहुत इंक्रीज करे उसका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, तो ऐसे इंटरेक्शन को बोलते हैं पोटेंशिएशन। जैसे आप एक एग्जाम्पल याद रखना, कार्बिडोपा। ये क्या होता है? डोपा डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर होता है जो कि एनहांस करता है सीएनएस, सेंट्रल इफेक्ट ऑफ लीवोडोपा। कैसे? ताकि वो पेरिफेरल मेटाबॉलिज्म को क्या कर देता है? कम कर देता है लीवोडोपा के। तो अगर पेरिफेरल मेटाबॉलिज्म कम होगा तो वो सीएनएस में ज़्यादा इफेक्टिव होगी ना ड्रग, तो इसलिए ये पोटेंशिएशन का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। फिर बात करें एनालिसिस द फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डायजेपाम। तो डायजेपाम जो है ना ये आप याद रखना है कि वाइट टू येलो प्रैक्टिकली ओडोलेस क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, न्यूट्रल पीएच का होता है, हाईली लिपोफिलिक होता है। इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड बेंजोडाइजेपिन्स। इट हैज़ सेल्फ लाइफ ऑफ 5 years। ठीक है, 5 साल की इसकी सेल्फ लाइफ होती है फॉर ओरल टैबलेट्स एंड 3 years फॉर आईवी एंड आईएम सॉल्यूशन। और इसे हमें प्रोटेक्ट करना पड़ता है लाइट से। ठीक है, तो ये फार्माकोलॉजिकल कुछ प्रॉपर्टीज़ हुई डायजेपाम्स की। ठीक है, तो फिर अब नेक्स्ट बात करें डिफाइन बेसल एनेस्थीसिया। तो इट इज़ द लाइट लेवल ऑफ जनरल एनेस्थीसिया यूजुअली प्रोड्यूस्ड बाय प्री एनेस्थेटिक एजेंट्स, सर्व एज अ बेसिस ऑफ फॉर डीपर एनेस्थीसिया फॉलोइंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अदर एजेंट्स। तो ये जो होते हैं लाइट लेवल के एनेस्थीसिया होते हैं, बेसल एनेस्थीसिया, जो अपन ज़्यादातर प्री एनेस्थेटिक एजेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं इनको, ताकि अपन क्या करें कि जो एडमिनिस्ट्रेशन कर सके दूसरी और अच्छे डीपर जो एनेस्थीसिया होते हैं उनका एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं इसके बाद। फिर बात करें डिफरेंशिएट द टर्म्स ऑफ सीडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि सीडेटिव और हिप्नोटिक्स में डिफरेंट टर्म्स आप इसको डिफरेंशिएट करो। तो जो सीडेटिव ड्रग होती है वो डिक्रीज करती है एक्टिविटी को, मॉडरेट एक्साइटमेंट होता है और काम करती है रिसिपेंट। वेयरएज जो हिप्नोटिक ड्रग्स होती हैं वो क्या प्रोड्यूस करती है? ड्राउजीनेस एंड फैसिलिटेट करती है द ऑनसेट एंड मेंटेनेंस ऑफ अ स्टेट ऑफ स्लीप विद दैट रिजेंबल्स नेचुरल स्लीप इन द इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी characteristic and from which the recipient can be aroused easily। ठीक है, उससे फिर रिसिपिएंट जो होता है वो इजीली अरोज हो सकता है।
फिर बात करें व्हाट आर द मेजर न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ एड्रेनर्जिक ट्रांसमीटर, तो आपके पास जो है 3 जो है मेजर न्यूरोट्रांसमीटर हैं। एक तो एड्रेनलिन हो गया, एक डोपामिन हो गया और एक नॉन एड्रेनलिन हो गया। तो ये तीनों क्या है, कैटेकोलामिन्स सब्सटेंसेस होते हैं जो कि मेजरली जो है यही न्यूरोट्रांसमिशन जो है करते हैं एड्रेनर्जिक वाला। फिर बात करें गिव एग्जांपल ऑफ वाइडली एक्सेप्टेड केमिकल यूथेनाइजिंग एजेंट इन डॉग्स। यूथेनाइजिंग मतलब गुड डेथ, ठीक है। तो जो पेंटोबार्बिटॉन होता है या पेंटोबार्बिटल सोडियम होता है, ये ज़्यादातर मोस्टली यूज्ड होता है ड्रग फॉर यूथेनेसिया इन डॉग। बार्बिटूरेट्स कॉज डीप एनेस्थीसिया एंड अनकॉन्शियसनेस बिफोर लीडिंग टू रेस्पिरेटरी फेलियर, ठीक है। तो पेंटोबार्बिटॉन और पेंटोबार्बिटॉन सोडियम कह लो एक ही बात है, ये मोस्टली यूज किया जाता है। विच फ्लूइड थेरेपी इज प्रेफर्ड टू करेक्ट मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो जो यूज़ ऑफ एल्कलाइजिंग एजेंट्स है, प्रिफरेबली सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशंस, ठीक है। वाटर इज रिप्लेनिश्ड एंड डेफिशिएंट ऑफ सोडियम, पोटेशियम, कार्बोनेट्स एंड अदर इलेक्ट्रोलाइट शुड बी मेड, ठीक है। तो ये प्रिफर्ड जो है, अगर आपको कार्डियक मेटाबॉलिक एसिडोसिस है तो आप एल्कलाइजिंग एजेंट ही दोगे। ऑफकोर्स एसिडोसिस हो रखा है तो यही है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फिर गिव द फार्मूला for therapeutic index, तो it is the ratio between the lethal dose LD50 and effective dose ED50। तो ये एक रेशियो होता है LD50 अपॉन ED50, ठीक है। आपको बस फार्मूला लिखना है, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब अपन बात करते हैं, अपन शॉर्ट नोट्स के बात करते हैं। तो शॉर्ट नोट्स में सबसे पहला है क्लासिफाई एक्सपेक्टोरेंट विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। तो जैसे सिक्रेटरी, हमने इसको जो है 4 में डिवाइड किया है, ठीक है। सिक्रेटरी वाला, म्यूकोलाइटिक वाला, डाइलुएंट वाला और मिसलेनियस। तो सिक्रेटरी वाले में जो है रिफ्लेक्स एक्टिंग एक्सपेक्टोरेंट में आते हैं इपैकेक्वा, ठीक है, बाल्सम ऑफ टोलू, स्क्विल, ठीक है। डायरेक्ट एक्टिंग एक्सपेक्टोरेंट में आते हैं ग्वाइकॉल, ठीक है, ग्वानाफेनासिन, वोलेटाइल ऑयल्स। नेक्स्ट एक्टिंग एक्सपेक्टोरेंट में आते हैं पोटेशियम आयोडाइड, अमोनियम क्लोराइड, ये एक्सेट्रा। म्यूकोलाइटिक एक्सपेक्टोरेंट की बात करें तो ब्रोमहेक्सिन, डैमहेक्सिन, एम्ब्रोक्सिल, ठीक है, एसिटाइलसिस्टीन, एंडोर्स्टेन, ठीक है, एक्सेट्रा। अब बात करें डाइलुएंट एक्सपेक्टोरेंट की, तो वाटर एरोसोल जो कि स्टीम हो गई अपनी, सैलाइन एरोसोल, प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल एंड ग्लिसरीन, ये सारे क्या हैं, डाइलुएंट एक्सपेक्टोरेंट है। मिसलेनियस की बात करें तो CO2, ठीक है, एंटीमनी, पोटेशियम टार्ट्रेट एंड सिरप, ये सारे क्या हैं, हमारे क्लासिफिकेशन है एक्सपेक्टोरेंट के। ये आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए सारे, ठीक है। अब बात करें एक्सप्लेन द फार्माकोलॉजिकल यूटिलिटीज़ ऑफ प्री एनेस्थेटिक ड्रग्स। तो ये क्यों यूज़ किया जाता है प्री एनेस्थेटिक, इनकी यूटिलिटी क्या है प्री एनेस्थेटिक्स की। ये क्या करते हैं, तो रिड्यूस कर देते हैं अमाउंट ऑफ जनरल एनेस्थीसिया नीडेड एंड टू इंक्रीज द मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ा देते हैं। ये काम करते हैं एनिमल को या रिस्टेन करने में हेल्प कर सकते हैं, ताकि एनिमल को एनेस्थीसिया जो है वो एडमिनिस्टर कर सके विदाउट एनी फ्राइट ऑफ और स्ट्रगलिंग। टू रिड्यूस सिक्रेशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड एंड म्यूकस ग्लैंड्स ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, दे दस मेंटेनिंग द फ्री एयरवेज, ठीक है, फ्री एयरवेज मेंटेन करते हैं। टू रिलीव प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव पेन, ये रिलीव करते हैं प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव पेन को। ये रिड्यूस करते हैं गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को। ये ब्लॉक करते हैं वेगल रिफ्लेक्स को, दस प्रिवेंटिंग कार्डियक स्लोइंग और एसिस्टोल। और ये रिड्यूस करते हैं एक्साइटमेंट, स्ट्रगलिंग एंड क्राइंग ड्यूरिंग द रिकवरी पीरियड। अब हम बात करें डिफरेंस बिटवीन एक्बोलिक्स एंड टोकोलाइटिक्स। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एक्बोलिक्स और टोकोलाइटिक्स का। एक्बोलिक्स वो ड्रग्स होती हैं जो कि स्टिमुलेट करती है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस एंड विच हेल्प्स इन द एक्सपल्शन ऑफ इट्स कंटेंट्स। इट इज़ क्लिनिकली यूज्ड आइदर टू प्रमोट द लेबर एट टर्म और टू इंड्यूस अबॉर्शन बिफोर टर्म, ठीक है। तो ये ज़्यादातर जैसे ऑक्सीटोसिन हो गया, पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 हो गया, एर्गोमेट्रियम हो गया, ठीक है। ये सारे जो है यूज़ किया जाता है एक्बोलिक्स के रूप में। अब बात करें टोकोलाइटिक्स की, तो ये एजेंट्स होते हैं जो कि रिटार्ड करते हैं यूटेराइन मोटिलिटी को, ठीक है। दे आर यूज टू डिले और पोस्टपोन लेबर एंड टू अरेस्ट थ्रेट एंड अबॉर्शन। ये वेटनरी मेडिसिन में जो है दे आर यूज मेनली टू एड ऑब्स्ट्रक्टिकल मोनो एविड्स ड्यूरिंग द एक्सटोसिया एंड टू फैसिलिटेट हैंडलिंग ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग सिजेरियन सेक्शन। तो ये ज़्यादातर डिक्रीज करने में काम आता है। मतलब देखो टोकोलाइटिक तो क्या कर रहा है, रिटार्ड कर रहा है यूटेराइन मोटिलिटी को, और जो एबोलिस है वो स्टिमुलेट कर रहा है, ठीक है। ये दोनों एक तरह के एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। इसमें एक्सोक्सोप्रिन, ठीक है,
वेट्राब्यूटिन, क्लैनब्यूटेरॉल, ठीक है, निफेडिपिन, ये प्रोजेस्टेरॉन, एस्पिरिन, ये सारे इसके टोकोलाइटिक्स के एग्जांपल है। अब अपन बात करें क्लासीफाई एंटी एमेटिक ड्रग्स विद सुटेबल एग्जांपल्स। तो एंटी एमेटिक ड्रग्स को हमने बहुत सारा लंबा चौड़ा क्लासिफिकेशन है, अपन जो है शॉर्ट नोट के हिसाब से इसको कम करेंगे। तो जैसे लोकली और पेरिफेरल एक्टिंग में आते हैं, जैसे सबसे पहले दो में, एक सेंट्रली एक्टिंग और एक पेरिफेरल एक्टिंग। तो सेंट्रली एक्टिंग तो अपन पेरिफेरल एक्टिंग वाले देखते हैं, तो उसमें आते हैं डेमलोसेंट, प्रोटेक्टेंट जैसे केओलिन, पैक्टिन, बिस्मिथसोल, ठीक है। गैस्ट्रिक एंटासिड्स एंड लोकल एनेस्थेटिक में जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, बेंजोकेन। एंटीकोलिनर्जिक में आता है ग्लाइकोपायरोनियम, मेथॉक्सापोलामीन, ठीक है। प्रोकाइनेटिक्स में डोमपेरिडोल और सिजाप्राइड, ठीक है। अब बात करें सेंट्रली एक्टिंग, जो मेन सेंटर में एक्ट करती है, तो उसमें जैसे पहला है H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, तो मैक्लेजिन, ठीक है, साइक्लिजिन, ठीक है। फिर बात करें D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जैसे मेटाक्लोप्रोमाइड, ठीक है। 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में एंडासेट्रॉन, ग्रेनिसेट्रॉन, और मस्करिंग में हायोसिन, ठीक है। ये सारा कुछ इसके अंदर ये एंटी एमेटिक ड्रग्स है, ठीक है। अब अपन बात करें व्हाट इज़ एट्रोपाइजेशन, गिव इट साइंस एंड क्लिनिकल इंडिकेशंस। तो व्हाट इज़ एट्रोपाइजेशन, ठीक है। एट्रोपाइजेशन क्या होता है, इसको अच्छे से देखते हैं। तो ये जो होता है, जब एट्रोपिन के जो डोज रिलेटेड, जनरल डोज रिलेटेड एंड यूजुअली एक्सटेंशन ऑफ इट्स फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट डिपेंडिंग ऑन द डोज इट मे कॉज, इससे एट्रोपाइजेशन से क्या हो जाता है, इसकी एक तरह से आप कह लो ज़्यादा मात्रा हो गई, ठीक है। तो इट कॉज ड्राई माउथ, डिस्फेजिया, कॉन्स्टिपेशन, इंक्रीज थ्रस्ट, माइड्रेसिस, टेकिकार्डिया, ठीक है, टेकिपनिया, रेस्टलेसनेस एंड यूरिन रिटेंशन। बिकॉज ऑफ द ड्राई माउथ एट्रोपिन मे कॉज सम एनिमल्स टू ड्रिंक एक्सेस वाटर। CNS इफेक्ट्स में क्या क्या आ जाएंगे, अटैक्सिया, स्टिमुलेशन, सीजर्स, ठीक है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, कोमा, डेथ, ठीक है। ऑप्थेल्मिक इफेक्ट में आ जाते हैं ब्लड विजन, प्यूपिल डायलेशन, साइक्लोप्लेजिया, फोटोफोबिया, ठीक है। आई सॉल्यूशंस फॉर एट्रोपिन इज गिवन। सम एनिमल्स स्पेशली कैट्स may profusely drool due to its bitter taste of the drug, ठीक है। ऑइंटमेंट आर जनरली प्रेफर्ड इन कैट्स टू प्रिवेंट हाइपर सलाइवेशन। एट्रोपिन एक मोस्ट पोटेंट पॉइजन है, ओवरडोज का। पॉइजनिंग ऑफ एट्रोपिन या बेलोडोना क्वेरीज फॉर द स्पीशीज एंड रूट ऑफ एक्सपोजर, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो है ना ससेप्टेबल होती है पॉइजनिंग के लिए, तो ये ज़्यादातर आपको याद रखना है कि ये एट्रोपाइजेशन क्या होता है, इसके क्लिनिकल साइंस क्या हैं। अब नेक्स्ट है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स। तो ये जो फाइट एंड फ्लाइट रिएक्शन होती है, ये किससे एसोसिएटेड होती है, विद एक्टिवेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्टिवेशन पे होती है। द चेन रिएक्शन ब्रॉट अबाउट बाय द फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स कैन रिजल्ट इन द फॉलोइंग फिजिकल इफेक्ट्स। तो जैसे अलग अलग पे अलग अलग आता है। जैसे हार्ट की बात करें तो इसमें क्या कर देता है, इंक्रीज़ कर देता है हार्ट रेट, ठीक है, डायलेशन कर देता है कोरोनरी ब्लड वेसल्स का। तो इससे हमें क्या मिलेगा, एक तो ब्लड फ्लो बढ़ेगा, मिलेगा इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन एंड एनर्जी टू द हार्ट, ठीक है। अब बात करें सर्कुलेशन की, तो ये डायलेशन कर देता है ब्लड वेसल्स का, रिजर्विंग मसल्स, तो इससे इंक्रीज अवेलेबिलिटी हो जाती है ऑक्सीजन की टू द स्केलेटल मसल, ठीक है। जो कि कॉन्स्ट्रिक्शन किस में कर रहा है, डाइजेशन वाले में, तो जिससे क्या होगा, ब्लड स्टंटेड एंड स्केलेटल मसल एंड ब्रेन। फिर बात करें लंग्स का, तो डायलेट करता है ब्रोंकाई को, ठीक है, तो इससे ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी ब्लड को बढ़ती है। लीवर की बात करते हो, इंक्रीज करता है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, ताकि ग्लूकोज जो है सीधा स्केलेटल मसल को मिले, ब्रेन सेल को मिले। स्किन की बात करें तो ये जो है उसके ब्लड फ्लो को रिड्यूस करता है, ताकि जो है मसल्स को ज़्यादा मिले ब्लड, ठीक है। आइज़ की बात करें तो डायलिटेशन ऑफ प्यूपिल्स, प्यूपिल का डायलिटेशन करता है, विजुअल इंप्रूव हो। तो ये सारे फ्लाइट एंड फ्लाइट है। तो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स एसोसिएटेड विद द फ्लाइट एंड फ्लाइट कैन प्ले अ क्रिटिकल रोल इन सर्वाइविंग ट्रूली थ्रेटनिंग कंडीशंस सिचुएशंस। हाउएवर मैनी पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी डिसऑर्डर्स और अदर कंडीशंस में हैव थ्रेट सिस्टम which have become overactive and which are insufficiently counterbalanced by activity in the parasympathetic nervous system, ठीक है। तो ये है हमारा फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स, ठीक है। अब बात करें व्हाट शुड बी द आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसियस एनेस्थेटिक्स। तो क्या है आइडियल प्रॉपर्टीज, तो इट शुड गिव हाई डिग्री ऑफ एनाल्जेसिया, इमोबिलिटी एंड मसल रिलैक्सेशन। तो ये ज़्यादातर किसके लिए जो है दिया जाता है, हाई डिग्री ऑफ एनाल्जेसिया, ठीक है, और मसल रिलैक्सेशन जो है कर दे, ये इसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है। इट शुड हैव रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, इसका एक्शन बहुत फास्ट होना चाहिए। इट शुड नॉट कॉज अनडिजायरेबल सिस्टमिक इफेक्ट, ये कोई अनडिजायरेबल सिस्टमिक इफेक्ट नहीं करना चाहिए। इट शुड हैव वाइड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इट शुड बी नॉन फ्लेमेबल और नॉन एक्सप्लोसिव। इट शुड बी नॉन इरिटेटिंग एंड फ्री फ्रॉम disagreeable odor. It should be cheap, stable and easily stored. ये easily stored होना चाहिए, cheap होना चाहिए, stable होना चाहिए। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ है आइडियल गैसियस एनेस्थेटिक्स की।
अब बात करें डिस्कस द काउंटर इरिटेंट्स एंड देयर क्लिनिकल यूजेज विथ एग्जांपल। तो काउंटर इरिटेंट्स क्या होते हैं? काउंटर इरिटेंट्स आर द एजेंट्स अप्लाइड लोकली टू द स्किन टू कॉज द इरिटेशन एंड हाइपरीमिया इन एन अटेम्प्ट टू रिलीव पेन एंड प्रमोट हीलिंग ऑफ अंडरलाइंग टिश्यूज। एग्जाम्पल आ जाता है यूकैलिप्टस ऑयल, टर्पेंटाइन ऑयल, ठीक है, विंटरग्रीन ऑयल, कैम्फर मेथॉल एंड रेड आयोडाइड मरकरी। जैसे ज़्यादातर हीट एक्ट जो है वो भी करता है, हीट भी करता है रूबिफिसेंट की तरह। हॉट वाटर हो गया, ठीक है, जैसे बॉटल, हॉट वाटर बॉटल हो गई, हीट लैम्प हो गया, हीटिंग पैड्स हो गए, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे शॉर्ट नोट्स जो कंप्लीट होते हैं। अब हमारे मेन जो है मेजर पे चलते हैं। मेजर क्या है? व्हाट इज़ द नीड ऑफ फेज़ 1 एंड फेज़ 2 ड्रग मेटाबॉलिज्म? क्या नीड है? एनालिसिस साइट्स ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म, डिस्कस वेरियस फेज़ 1 मेटाबॉलिक रिएक्शंस विद एग्जांपल। सो आप जानते हैं कि जो मेटाबॉलिज्म या बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो कि फेज़ 1 फेज़ 2 के हम नीड की बात करें, तो सबसे पहले ये बताना चाहिए बायो ट्रांसफॉर्मेशन की ये फेजेस होती हैं जो कि सब्सटेंस को, एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट करती हैं, ठीक है। और ये बहुत ही एसेंशियल है, क्योंकि आप जो जानते हैं कि जो लिपिड सॉल्युबल या नॉन पोलर कंपाउंड्स होता है उन्हें जो है वाटर सॉल्युबल करना पड़ता है, तभी वो एक्सक्रीट होते हैं। अगर आप उन्हें वाटर सॉल्युबल नहीं करेंगे तो एक्सक्रीट आउट नहीं हो सकते। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है मेटाबॉलिज्म। फेज़ 1 और फेज़ 2 की नीड इसीलिए है। आपको फर्स्ट जो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है उसका ये आंसर होगा कि आपके फार्माकोकाइनेटिक प्रोसेसेस जो हैं, जो लिपिड सॉल्युबल और नॉन पोलर सब्सटेंसेस हैं, उनको पोलर बनाना या फिर वाटर सॉल्युबल बनाना, ताकि वो ईजिली एक्सक्रीट आउट हो सके, इसलिए हमें इनकी ज़रूरत है। अब अपन बात करें कि साइट्स क्या क्या है। तो जो लिवर है वो एक प्राइमरी साइट है मेटाबॉलिज्म की ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द ड्रग्स, बिकॉज इट इज़ रिलेटिवली रिच इन लार्ज वैरायटी ऑफ मेटाबोलाइजिंग एंजाइम। हाउएवर ऑल टिश्यूज इन द बॉडी कैरी सम डिग्री ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। मेटाबॉलिज्म बाय ऑर्गन अदर देन लिवर, जैसे एक्स्ट्रा हिपैटिक मेटाबॉलिज्म होगा, वो लेस इंपॉर्टेंट होता है। लोअर लेवल ऑफ मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स इज प्रेजेंट इन सच टिश्यूज विद इन अ गिवन सेल। मोस्ट ड्रग्स मेटाबोलाइजिंग एक्टिविटी इज फाउंड इन द स्मूथ endoplasmic reticulum and cytosol. जैसे drug metabolism can also occur in the mitochondria, nuclear envelope, plasma membrane, or few drugs are also metabolized by non-enzymatic enzymes called non-enzymatic metabolism. For example, atracurium is a neuromuscular blocking drug, is inactivated in plasma by spontaneous non-enzymatic degradation of Hoffman elimination in addition of the pseudocholinesterase enzyme। तो ये कुछ एग्जांपल है। तो आपको मेन तो प्राइमरी साइट पता होनी चाहिए, लीवर है, ठीक है। अब हम बात करें फेज़ 1 की, तो फेज़ 1 के अंदर जो है वो आते हैं हमारे ऑक्सीडेशन, ठीक है। जैसे ऑक्सीडेशन आ गया तो ऑक्सीडेशन आपका एक ऑक्सीडेशन आता है, ठीक है, एक हमारे पास आता है रिडक्शन और एक आता है हाइड्रोलिसिस। टोटल 3 चीज़ें आती है फेज़ 1 के। इसको हम डिटेल में लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो है काफ़ी जो है पूछा जाता है। तो जो फेज़ 1 है, तो ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस एज एनर्जी इज इन एनिमल इज ड्राइव्ड बाय ऑक्सीडेटिव कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। आप क्या करते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन्स के ऑक्सीडेशन कर देंगे। तो ऑक्सीडेशन करने से क्या होगा कि वो पोलर हो जाता है, ठीक है। तो इससे अपन कैटालाइज भी कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स आर माइक्रोसोमल जो है मिक्स्ड फंक्शन ऑक्सीडेज आर मोनोऑक्सीजनेज, ठीक है। ये ज़्यादातर मेनली जो है हेपेटिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रहते हैं, ठीक है। और ये जो है mixed function oxidase was given to these enzyme in order to highlight the mixed function of the oxygen molecule, ठीक है। और the second term monooxygenase are the same enzymes was proposed as they incorporate only one atom of molecular O2 into the organic substrate which with concomitant reduction of the second oxygen atom to water. The overall stoichiometry of the reaction involves देखो RH plus O2, ठीक है। आर कोई भी वो ग्रुप हो सकता है, NADPH प्लस H प्लस। तो ये जो है इसके प्रेजेंस में ROH प्लस H2O प्लस NADP प्लस इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जो आपको पूछ ले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कंपोनेंट मिक्स्ड फंक्शन ऑक्सीडेजेस का, तो वह है साइटोक्रोम P450, ठीक है। एक माइक्रोसोमल सुपर फैमिली का है जो कि फेज़ 1 का ऑक्सीडेशन ऑफ एनी जीनोबायोटिक्स, ठीक है, ये करता है। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर हम बात करें जो नेक्स्ट हम और भी बातें करते हैं, जैसे साइटोक्रोम P450 एंजाइम सुपर फैमिली ऑफ हीम थायोलेट प्रोटीन विच बाइंड्स टू द सब्सटेंस एक्टिवेट ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन को एक्टिवेट करता है, ठीक है। इनका जो है
कैरेक्टरिस्टिक ऑन द देयर नेम्ड, नेम इनका कैसे पड़ता है, जैसे साइटो का मतलब होता है सेलुलर, लोकेशन इसकी सेल के अंदर है, ठीक है। क्रोम का मतलब ये स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक कैरेक्टरिस्टिक रखता है, और देयर एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट वेवलेंथ कितनी है इसकी 450, इसलिए आपको पता ही है साइटोक्रोम 450 ऐसा नाम रखा हुआ है, ठीक है। तो ये इसके आइसोफॉर्म्स भी होते हैं, ठीक है। फिर हम बात करें रिडक्शन की, नेक्स्ट है रिडक्शन। तो रिडक्शन से भी हम इसे पोलर बना सकते हैं। इट इज द रिडक्शन इज द एक्सेप्टेंस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स और देयर इक्विवेलेंट फ्रॉम अदर सबस्ट्रेट और फ्रॉम अनदर सबस्ट्रेट। Reductive reactions, which usually involve addition of hydrogen to the drug molecule, occur less frequently than the oxidative reaction. Biotransformation by the reduction is also capable of generating polar functional groups such as hydroxy and amino groups, which can undergo further biotransformation. Many reductive reactions are exact opposite of the oxidative reactions, ठीक है, और कैरेक्टराइज either by same enzyme या फिर कोई डिफरेंट एंजाइम से भी हो सकती है, ठीक है। तो हम चाहते हैं तो रिडक्शन से भी पोलर बना सकते हैं। और तीसरा जो आता है वो हाइड्रोलिसिस आता है, यानी पानी ऐड करना, ठीक है। जैसे ऑक्सीडेटिव हो चाहे रिडक्टिव हो, डू नॉट इन्वॉल्व चेंज इन द स्टेट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ सबस्ट्रेट बट इन्वॉल्व द क्लीवेज ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल बाय टेकिंग अप द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है। द हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स व्हिच मेटाबोलाइज द ड्रग आर द सेम दोज एक्ट ऑन द एंडोजेनस सब्सटेंस एंड द एक्टिविटी इज ऑल्सो नॉट कन्फर्म्ड टू द लीवर बट टू मैनी अदर ऑर्गन्स इंक्लूडिंग किडनी, इंटेस्टाइन, प्लाज्मा। तो ये सारे जो हैं आपको याद रखना है कि फेज़ 1 के अंदर कौन कौन सा आता है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलिसिस। तो अब हमारा जो पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हमारी बात करें, राइट डाउन द सोर्सेज, फार्माकोडायनामिक्स एंड क्लिनिकल यूजेस ऑफ डिजिटालिस एंड हाउ डिजिटालिस इज डन इन डॉग्स। तो ये हमारा एक क्वेश्चन है जिसको हम अच्छे से डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं डिजिटालिस। तो डिजिटालिस पर्पुरा, ठीक है, डिजिटॉक्सिन जो है वो उसका कहाँ से निकलता है, डिजिटालिस पर्पुरा से, डिजिटालिस लानाटा, ठीक है, उसकी लीव से। फिर बात करें डिजॉक्सिन, तो डिजॉक्सिन भी डिजिटालिस लानाटा की लीव से निकलता है, ठीक है। फिर ये ओएबेनिस स्ट्रोफैंथस ग्रेटस से निकलता है, तो ये डिजिटालिस पर्पुरा से जो है गिटॉक्सिन निकलता है, गिटालिन निकलता है, ठीक है। तो ये आपको इसके सोर्सेज याद रखने हैं। अब बात करें मैकेनिज्म एक्शन की, तो इलेक्ट्रोलाइट चेंजेस अकर्स विद ईच हार्ट बीट, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, जैसे रेस्ट पे अभी, तो रेस्ट पे होने से क्या होगा कि जो सोडियम है वो तो बाहर जाता है। अपन एक कार्डियक सेल की बात कर रहे हैं, तो कार्डियक सेल के अंदर जो है अभी रेस्ट पे है तो सोडियम बाहर जाता होगा, ठीक है। फिर बात करें पोटेशियम की, तो वो पोटेशियम अंदर जाता होगा और फिर कैल्शियम जो होगा वो कम होगा अभी सेल के अंदर, क्योंकि रेस्टिंग स्टेज में। जब एक्शन पोटेंशियल आता है तो सोडियम जो है वो ओपन होते हैं गेट्स, तो सोडियम बढ़ता है, पोटेशियम कम होता है, ठीक है। सोडियम पोटेशियम अपोजिट होता है ना, तो और फ्री जो कैल्शियम है वो बढ़ता है। अब अपन इसके मैकेनिज्म की बात करें तो कार्डियोग्लाइकोसाइड जब देते हैं, यानी जब कार्डियक एक्टिविटी कम है तो वो क्या करता है, सोडियम पोटेशियम एटीपेज को इनिबिट करता है, जिससे क्या होता है कि जो सोडियम है वो तो क्या हो जाता है अंदर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और उससे क्या हो जाता है कि फिर जो है इन्हेंस करता है ये सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर को। तो अब जब सोडियम बाहर जाएगा तो कैल्शियम को तो अंदर आना ही पड़ेगा, एक्सचेंजर में यही होता है। तो कैल्शियम से क्या हो जाता है कि अंदर जो है इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन हो जाता है कैल्शियम का, और कैल्शियम जो है कंट्रोटाइल प्रोटीन है, आप जानते ही हैं। तो फिर जो है ये फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोकार्डियम इंक्रीज कर देता है। तो ये आपको मैकेनिज्म एक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अपन बात करें इसके क्लिनिकल यूजेस के अंदर, तो वेटनरी मेडिसिन में डिजॉक्सिन और अदर कार्डियोग्लाइकोसाइड्स आर मेनली यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियक हार्ट फेलियर, ठीक है, एट्रियल फिब्रिलेशन एंड फ्लटर एंड सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डियासिस, ठीक है। इनमें काफ़ी यूज़ होती है कार्डियोग्लाइकोसाइड्स। दे ड्रग्स रिस्टोर एडिक्वेट सर्कुलेशन इन एनिमल, ठीक है, विद CHF ड्यू टू पुअर कॉन्ट्रैक्टाइल फंक्शन ड्यूरिंग सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया सच एज एट्रियल फिब्रिलेशन और फ्लटर। Digitalis protect ventricle by showing the ventricular rate. Cardiac glycosides also have a place in the management of CHF, where it is associated with primary or secondary myocardial failure, especially in dilated cardiomyopathy. However, they are not primarily indicated for the treatment of CHF caused by valvular insufficiency or intracardiac shunts, unless there is secondary myocardial failure of tachycardia. सो डॉग्स के अंदर क्या होता है ज़्यादातर के मेंटेनेंस करते हैं बिगनिंग में। सबसे पहले तो है वही इसके अंदर आपको लगाना है, ठीक है, लो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। और डिजिटलाइजेशन का मतलब होता है इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कार्डियोग्लाइकोसाइड्स, ठीक है।
उसको हम डिजिटलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है। तो इसमें थेरेप्यूटिक प्लाज्मा कंसंट्रेशन जैसे फन से 2.5 मिलीग्राम पर ml जो है नैनोग्राम पर ml NG प्लस पर ml जो है वो अचीव करते हैं 3 से 5 दिन में, फिर डबल कर देते हैं फर्स्ट डोज को। ऑफन रिजल्ट्स इन थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन बीइंग अचीव्ड मोर रैपिडली विद द मिनिमम रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी। फिर IV देते हैं, ठीक है। अब तो रेयरली यूज़ होता है। इज यूटिलाइज्ड इन द इमरजेंसी और इन पेशेंट इज वॉमिटिंग और इन अनकॉन्शियस, ठीक है। तो जब लार्ज अमाउंट में देना हो तब ज़्यादा अच्छे से इसको प्रिफर किया जाता है, ठीक है। तो थेरेप्यूटिक इफेक्टिव जो होता है वो फिर हाथ फॉलो होता है, ठीक है। तो जो इनिशियल डोजेज नेसेसरी टू अचीव डिजायरेबल थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्स अर्ली इज कॉल्ड एज डिजिटलाइजेशन एंड लोडिंग डोज, ठीक है। इसके बाद हम कंटिन्यू डेली जो है स्मॉलर डोज पे मेंटेन रख सकते हैं, उसे मेंटेनेंस डोज भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन के बात करते हैं, जो हमारा दो जो है मेजर कंप्लीट हो गए हैं। अब लास्ट जो है वो है ऑटाकॉइड्स। व्हाट आर ऑटाकॉइड्स? क्लासिफाई विद देम विद द सुटेबल एग्जांपल और एक्सप्लेन द बायोअवेलेबिलिटी सिंथेसिस ऑफ हिस्टामिन एंड रोल ऑफ एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स इन एलर्जिक डिजीजेस। तो इसको हम अच्छे से डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ऑटाकॉइड से आप क्या समझते हैं? ऑटाकॉइड जो होते हैं वो जनरली जो है ऑटोज का मतलब होता है सेल्फ और एकोज का मतलब होता है रेमेडी। तो आर डाइवर्सिफाइंग सर्कुलेटिंग और लोकली एक्टिंग हार्मोन्स होते हैं लाइक सब्सटेंस विच ओरिजिनेट फ्रॉम द डिफरेंट टिश्यूज एंड प्रोड्यूस इंटेंस बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़। बहुत इंटेंस बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ जो है उसमें हेल्पफुल रहते हैं नियर द साइट ऑफ द सिंथेसिस और रिलीज। ऑटाकॉइड्स आर ऑल्सो कॉल्ड लोकल और टिश्यू हार्मोन्स। उसे लोकल और टिश्यू हार्मोन्स भी बोलते हैं। आर डिफरेंट फ्रॉम द टू हार्मोन्स बिकॉज दे आर प्रोड्यूस इन द टिश्यूज रैदर देन इन ग्लैंड्स। तो ये ज़्यादातर जो है इनका एक्शन क्या होगा? लोकलाइज्ड होगा। Further, autokines generally act rapidly and briefly and have shorter duration of action, ठीक है, and participate response to injury या फिर कोई भी diverse physiological pathological function हो गया। Some autokines also serve as transmitter and modulators in the nervous system and may overlap in activity with neurotransmitter and hormones. A number of useful drugs act by modifying synthesis and acting or metabolizing the autokines. अब अपन इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो 3 है, अमीन ऑटाकॉइड्स, पेप्टाइड ऑटाकॉइड्स और लिपिड डिराइव्ड ऑटाकॉइड्स। तो अमीन वाले में आता है हिस्टामिन और सीरोटोनिन। पेप्टाइड वाला में आता है काइनिन जिसमें ब्राडिकाइनिन, कैलिडिन, एंजियोटेंसिन्स, टेकिकाइनिन्स, ठीक है, साइटोकाइंस। और जो लिपिड डिराइव्ड होता है उसके अंदर कौन कौन आते हैं? आइकोसानाइड्स और प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स, ठीक है। अब अपन बात करें हिस्टामिन की, तो हिस्टामिन एक नेचुरली अक्रिंग इमिडाजोल डेरिवेटिव होता है, आप जानते ही हैं, जो प्लांट और टिश्यूज़ में मिलता है, ठीक है। गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशंस, एलर्जी, एनाफाइलैक्सिस, न्यूरोट्रांसमीटर, हीमोडायनामिक्स, इन सब में काफ़ी इसका रोल होता है। इसका बायोसिंथेसिस की बात करें तो देखो एल हिस्टिडीन जो हिस्टिडीन होता है उसका हिस्टिडीन डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम से हिस्टामिन में कन्वर्जन होता है, ठीक है। फिर जो है ये जो है इसका मेटाबॉलिज्म की बात करें तो डायमिन ऑक्सीडेज से जो ये इमिडाजोल एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और हिस्टामिन एनिस्ट्राइल एन मिथाइल ट्रांसफरेज से एन मिथाइल हिस्टामिन से कन्वर्ट हो जाता है। फिर मोनोअमीन ऑक्सीडेज से ये जो है एम मिथाइल इमिडाजोल एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब अपन इसके सिंथेसिस का एक ब्रीफली देखें तो हिस्टिडीन डी कार्बोक्सिलेज जो है वो हिस्टिडीन को हिस्टामिन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ये मैमेलियन टिश्यूज़ में बहुत मिलता है, ठीक है। और ये स्टोर कहाँ होते हैं? ये स्टोर होते हैं मेनली मास्ट सेल के अंदर, बेसोफिल या फिर मास्ट सेल, जहाँ पे ये जो इंट्रासेलुलर स्टोरेज ग्रैन्यूल्स मिलते हैं उनमें रहते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है इसका। अब अपन बात करें नेक्स्ट एंटी एलर्जिक इफेक्ट्स, जो कि मतलब आप जानते हैं कि जो एंटी हिस्टामिनिक्स होता है उनका एलर्जी पे क्या रहता है। तो ज़्यादातर ये जो है कंट्रैक्ट अर्टिकेरिया, व्हीलिंग एंड अदर टाइप्स ऑफ एडिमा फॉर्मेशंस, ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू एलर्जीज एंड एंटीजेंस, इंजरी और हिस्टामिन लिबरेटिंग ड्रग्स। दे इनहिबिट प्यूराइटिस, इचिंग, पेन सेंसेशन एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शंस बाय प्रिवेंटिंग स्टिमुलेशन ऑफ सेंसरी नर्व्स, ठीक है। दे Protection afforded by diphenylhydramine against hypersensitivity reactions varies widely with species and tissues because histamine is one of the many potent autocoid released during such reactions against which antihistaminics are ineffective, ठीक है। तो ज़्यादातर जो है जैसे सम ड्रग्स स्टेबलाइज द मास्ट सेल मेम्ब्रेन जो कि सप्रेस कर देती है टिश्यू इफेक्ट्स ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, जिससे क्या होता है सप्रेस हो जाता है रिलीज ऑफ हिस्टामिन फ्रॉम सेंसिटाइज मास्ट सेल। इंपॉर्टेंट ड्रग्स जो है जैसे सोडियम क्रोमोग्लाइकेट, कॉर्टिक स्टेरॉइड्स, ठीक है, न्यू सीडेटिंग, H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ये सारी यूज़ होती है। सो विद दिस वी आर कंप्लीटेड द सब्जेक्टिव पोर्शन ऑफ आर जो वेटनरी यूनिवर्सिटी जो है
पेपर्स थर्ड ईयर फार्माकोलॉजी के वो हमने कंप्लीट कर लिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर जरूर करें चैनल को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच एंड